और गुड मॉर्निंग कश्मीर में खबरों की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूलवानी ने गुलाम नबी आज़ाद पर बड़ा हमला किया है। एक खास प्रोग्राम से खिताब करते हुए वक़ार रसूलवानी ने कहा कि छोटे से अवार्ड और मोदी जी के आंसू में पार्टी के दिए इज्जत, एजाज और ओहदों को गुलाम नबी आज़ाद ने भुला दिया। वक़ार रसूलवानी ने मजीद कहा कि आज वो मुख्तलिफ इलाकों में जो खोया हुआ इक़्तिदार ढूंढ रहे हैं, उन्हें वो इक़्तिदार कांग्रेस ने अता किया था। इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों में वो खोया हुआ इक़्तिदार है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये खोया हुआ इक़्तिदार, जो इक़्तिदार तुमको कांग्रेस पार्टी ने दिया, जहां आप एमएलए बनने की भी नहीं सोच सकते थे, वही आपको लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी, हर चीज आपको कांग्रेस ने दी। और थोड़ी देर नहीं बल्कि 50 साल देते रहे। आज एक छोटा सा अवार्ड और मोदी जी के मगरमच्छ के आंसू आपके सामने आ गए, और आपने 40 साल 50 साल जो कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया, जो इंदिरा जी ने, जो संजय गांधी ने, जो राजीव जी ने, जो हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने आपको इज्जत दी, सम्मान दिया, कद दिया, पोस्टें दी, इक़्तिदार दिया, वो सारा कुछ आपको मोदी जी के 2 आंसुओं में भूल गया। तो मुझे बेहद अफसोस से ये कहना पड़ता है, हम सबको बानहाल से लेके बॉर्डर तक, छाड़ तक, कश्तवाड़ तक, घोड़ा बदरवा बलेसा तक सबको एक होने की जरूरत है। और इस बयान के ताल्लुक से क्या इसके सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं, हम सीधे रुख करेंगे और तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, तेजेंद्र सिंह सोडी। तेजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब कांग्रेस की तरफ से हमले शुरू हो गए हैं, खास तौर पर जिस तरह से वक़ार रसूलवानी ने कल गुलाम नबी आज़ाद पर बड़ा हमला किया है, किस तरह से इसको देखेंगे सियासी तौर पर? में बड़ी खबर जो ये है कि वक़ार रसूलवानी ने जो पद्मा अवार्ड हैं उन पे तंज किया हुआ है। सियासी नोक-झोंक गुलाम नबी आज़ाद और वक़ार रसूलवानी की तो चल रही है जब से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई। लेकिन कल जो वक़ार रसूलवानी जो अभी जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से एक निहायती कंट्रोवर्शियल विवादित बयान आया है, जिसमें उन्होंने पद्मा अवार्ड, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को अगर आपको याद होगा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण अवार्ड जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं, वो है भारत का एक, उन्हें गुलाम नबी आज़ाद को उनकी पब्लिक सर्विस के लिए वो अवार्ड दिया गया था। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान कविंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, बेबाकी के साथ अपने यहाँ पर बयानात भी देते रहे हैं, साबिक नायब वज़ीर आला भी हैं। कविंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम, और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये सियासी बयानबाजी हुई है कांग्रेस की तरफ से, वक़ार रसूलवानी ने गुलाम नबी आज़ाद पर बड़ा हमला किया है, अहम बातों को लेकर उन्होंने यहाँ पर काफी कुछ कहा है, किस तरह से देखेंगे उनके इस बयान को? देखिए, वक़ार रसूलवानी ने नंबर 1 जो पद्म विभूषण जैसे अवार्ड को उन्होंने इस प्रकार से बात की है तो बिल्कुल गलत है। एक निरादर किया है उन लोगों का जो भारत सरकार से जिन्होंने इस प्रकार का ये प्राइज लिया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ये लोग सभी कांग्रेस के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, उसी का परिणाम है कि ये बार बार अब इनको कोई दिखाई नहीं देता अपना भविष्य, तो उसी का से इस प्रकार से बातें करते हैं। और दूसरा ये भी इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा करके इस प्रकार की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि जब एक स्तर
राजनीति का गिर गया है और जो शब्दों पर संयम रहना चाहिए, इसी कारण से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ये मानना पड़ेगा। और विकास रसूल को माफी मांगनी चाहिए इस सब चीज से, जिसके लिए उसने ये इतने देश के जो बड़े अवार्ड को, जो तीसरा बड़ा अवार्ड है, उसको इस प्रकार से निरादर किया। कविंद्र गुप्ता जी, सियासत हम शुरुआत से ही देखते रहे हैं और हमने हमेशा से ये देखा है कि सियासी दुनिया में बयानात होते हैं, लेकिन एक खास ख्याल रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, वो कहीं ना कहीं अब खोता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपका खुद एक इतना लंबा सियासी करियर रहा है, इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात की भी एक सीमा होती है। हाँ बिल्कुल, मैं पहले ही कहा कि ये कांग्रेस के लोग इतने हड़बड़ाए हुए हैं, कभी ये पाकिस्तान के समर्थन में बयान देते हैं और कभी जो इनके जो ऑल इंडिया अध्यक्ष है खड़गे जी ने, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में रावण कहा। तो ये साफ कहा जा सकता है ये अपनी इनको ना, या तो अपनी जवान पर कंट्रोल नहीं है, अपने आप पर संयम नहीं है, और राजनीति का स्तर कांग्रेस ने इतना दिया है, तो उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की बातें करती हैं। कोई कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा तो था नहीं, उसको उठा करके वहां पर बना दिया, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद वहां पर कोई कांग्रेस का स्तर ही नहीं रहा। जब इस प्रकार के लोगों को एक अध्यक्ष के पद पर बिठाएंगे तो ऐसे ही बयानात आएंगे। कविंद्र गुप्ता जी, ख़ास तौर पर हम आपसे एक सियासी लीडर के तौर पर ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या इस तरह के बयानात के सियासी मायने अवाम निकालेगी, या आगे अवाम के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा, या फिर अवाम अपने दूसरे जो तरक्याती काम हैं उनको मद्देनज़र रखेगी? स्वाभाविक बात है कि लोग उस नेता की कदर करते हैं जो कदर करता है, देश की कदर करता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं में इस प्रकार की जो मर्यादा है वो सारी समाप्त हो चुकी है। उसी प्रकार से इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में बयान दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई आधार अब रहा नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं भी जाकर के अपने समाज के लोगों में इस प्रकार की बातें करेंगे और देश के सर्वोच्च या उच्च जो इस प्रकार का सम्मान है, इस प्रकार की बातें करके माफी मांगना जरूरी। बिल्कुल कविंद्र गुप्ता जी, आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर करना चाहेंगे तमाम तर बातचीत के लिए। और हमारे साथ लगातार मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी जी। तेजेन जी, अभी आपने सुना कि कविंद्र गुप्ता जी ने भी साफ तौर पर कहा कि सियासी बयानबाजी होनी चाहिए, लेकिन तमाम चीज़ों की कुछ सीमा होती है। सियासत को हम शुरू से देखते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उनके क्या मायने निकाले जाए? देखिए हिना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सियासी बयानबाजी तो चलती है। गुलाम नबी आज़ाद और वकार रसूल वानी, पहले अगर आप देखें जब आज़ाद कांग्रेस में थे तो वकार रसूल वानी को उनका निहायत ही करीबी माना जाता था। वकार रसूल वानी को JKPCC का चीफ बनाने में ये कहा जाता था कि गुलाम नबी आज़ाद का बहुत बड़ा हाथ है। गुलाम अहमद मीर जो पहले JKPCC चीफ थे, उनकी और आज़ाद के बीच में एक फ्रिक्शन थी, जिसकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद ने जो अपना सपोर्ट था वो वकार रसूल वानी की तरफ रखा था, और वकार रसूल वानी को इसीलिए पार्टी ने जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया था। लेकिन जब से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, अपनी पार्टी बनाई है, तब से जो वकार रसूल वानी है उनकी तरफ से कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया जब गुलाम नबी आज़ाद पे उन्होंने हमला ना किया हो। अब इस रैली पे उन्होंने बेशक गुलाम नबी आज़ाद का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद पे निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं जो मर्यादा का जो एक सीमा थी उसका उल्लंघन किया। भारत के तीसरे सर्वोच्च जो अवार्ड है, जिसे पद्म भूषण कहा जाता है, जो गुलाम नबी आज़ाद को मिला है, उसका भी निरादर किया है। ये सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद का निरादर नहीं है, ये जब से पद्म अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं तब से लेकर आज तक जिन लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं उनका भी निरादर है। क्योंकि अपनी स्पीच में जो वकार रसूल वानी हैं, उन्होंने पद्म अवार्ड के बारे में एक ऐसी टिप्पणी की जो आपत्तिजनक है। ये कहा कि छोटे से अवार्ड के लिए पद्म अवार्ड को छोटा अवार्ड बताना एक निहायत ही आप कहें गलत जो स्टेटमेंट है, क्योंकि कई लोग अपने पूरी जिंदगी लगा देते हैं इस अवार्ड को हासिल करने के लिए, इस अवार्ड के काबिल बनने के लिए। कई जो बड़े लोग हैं, इसमें कई
ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी पद्म अवार्ड को हासिल करने के लिए, लेकिन वकार रसूल वानी ने एक ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हुए उस अवार्ड का निरादर किया है जो भारत का तीसरा सर्वोच्च अवार्ड है, और कई मायनाज हस्तियां जो हैं उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। गुलाम नबी आजाद को भी इस साल मार्च में ये अवार्ड दिया गया, हालांकि उनके नाम की घोषणा पिछले साल जब ये अवार्ड की डिटेल्स दी गई थी तभी उनका नाम घोषित कर दिया गया। इस साल मार्च में उस वक्त के जो भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी उन्होंने ये सर्वोच्च अवार्ड जो है गुलाम नबी आजाद को दिया था। लेकिन वकार रसूल वानी की जो स्टेटमेंट आई है निहायत ही आपत्तिजनक है। अभी कविंदर गुप्ता जी भी जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और काफी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उनका भी यही कहना है कि एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। जी तेजिन जी, जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि इस तरह के बयानबाजियां जो हैं वो सामने आ रही हैं, अगर हम गुलाम नबी आजाद की बात करें, कुछ सियासी नाम आज भी ऐसे हैं मुल्क में जो कि सियासत से बालातर हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इस तरह की बयानबाजियां जो हैं, क्या सियासी इनके मायने आगे कहीं निकाले जा सकते हैं? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 JKLH के तेजिन सिंह सोडी, जो कि तमाम तर यहाँ पर तज्जिया पेश कर रहे थे। और इस बयान के बाद लगातार अब क्या कुछ रिएक्शंस आएगा उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। एक और अहम खबर, बांडीपुरा में बीती शब एक मकान में आतिशज़दगी का भयानक वाक़या पेश आया। मकान में लगी भयानक आग की वजह से एक खातून झुलस गई। 35 साल खातून की शिनाख्त नसीमा बेगम की हैसियत से की गई है। आतिशज़दगी का ये वाक़या बांडीपुरा के टीए शाह देहात में पेश आया। वाज़ेह रहे कि कश्मीर में मौसम सरमा में अक्सर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे सईद, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ हालात हैं और किस तरह से ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, कितने लोग इसमें मुतासिर हुए? देखिए है ना, ये बांडीपुरा के टीए शाह इलाका है, दूर दराज इलाका। वहां पे दौरान शब ये अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जिसमें जो मालकिन है उस मकान की वो झुलस कर जाँ बाक हो गई। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि है ना, ये जो मौसम सरमा चल रहा है, मौसम सरमा यहाँ पे शुरू हो चुका है। इस वजह से हर घर में जो लकड़ी होती है या घास होता है चौपाइयों के लिए वो जमा रहता है, और उस वजह से जो आग थी वो काफी भयानक थी। हालांकि जो मुकामी लोग है, पुलिस है या जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है वो वहां पे मौके पे पहुंच गई। ताहम इस दिलदोज वाकये में वो जो मालकिन है नसीमा बेगम, जो कि 35 साल की उम्र है उसकी, वो जाँ बाक हो गई। जी है ना सईद, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए भी कई तरह के, खुद हमने भी इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि लोगों को खासी एहतियात बरतनी चाहिए। वहाँ पर क्या फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची थी या फिर क्या कुछ वहाँ पर उस वक्त मकामी लोगों की तरफ से मदद की गई थी, इसके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे? देखिए है ना, रात के सुबह 5 बजे के करीब ये वाक़ा पेश आया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मौसम सरमा शुरू हो चुका है कश्मीर में। हर एक घर में चौपाइयों के लिए घास जो होती है उसको जखीरा किया जाता है। मकान की जो छत होती है वहां पे आग अक्सर रखा जाता है। दूसरा यह होता है कि जो फायरवुड होता है यानी टिम्बर, वो भी रखते हैं लोग। और उस वजह से जो आग की शिद्दत थी वो काफी खतरनाक थी। लकड़ी का बनाया मकान था, बहुत पुराना मकान था। मुकामी लोगों ने काफी कोशिश की, फायर सर्विस भी वहां पे पहुंच गई, लेकिन उस दौरान जो औरत है उसकी मौत वाक़ा हो चुकी थी। जी है ना सईद, किसी तरह के अभी मदद का, मुआवजे का या किसी भी तरह के इंतजामिया की तरफ से कोई ऐलान किया गया है, कोई बयान सामने आए हैं? देखिए है ना, जब भी इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं तो रेड क्रॉस फंड इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर होता है, एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाता है। और दूसरा ये कि जो इमदादी सामान है वो भी जिला इंतजामिया तकसीम करते हैं। अब दिन जैसे ही वहां पे जो टीम है वहां पे पहुंच जाएगी महकमे माल की, वो पहले जो नुकसान है उसका तक लगाएगी, क्या कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन ये बात सच है कि वहां पे उनको जो इमदाद है, जो रिलीफ है वो उनको मिल जाएगा इंतजामिया की जानिब से। ताहम
लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अवेयरनेस है, जो जानकारी है वो लोगों को बता दी जाए, क्योंकि इस तरह के वाकयात मौसमी सरमा में कश्मीर में अक्सर देखने को मिलते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया, इसकी खास वजह यह है कि लोग घास फूस जमा करके रखते हैं, लकड़ी जमा करके रखते हैं, और जिस तरह जो आग की शिद्दत होती है वो काफी खतरनाक होती है, और उस पर काबू पाना हर एक के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। जी हिना। सईद, आपने कहा कि लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर बेदारी प्रोग्राम इस तरह के मुनक्किद किए जाएं, जबकि खुद अपने चैनल पे कई बार हम दिखा चुके हैं कि चूंकि ज़्यादातर मकान लकड़ी के बने होते हैं, गुंजान आबादी वाले इलाके भी होते हैं, तो आवाम अपने तौर पर क्यों नहीं कोई ख़ास एहतियात करती है? इसके लिए भी क्या कोई ख़ास बेदारी प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है? आपको वहाँ पर ज़मीनी क्या सूरत हाल नज़र आती है? देखिए है ना, मौसमी सरमा की जैसे मैंने बताया कि कश्मीर में उसका आगाज है वो हो चुका है। सर्दी से बचने के लिए लोगों को ऐसी चीजें यानी जो घास फूस है वो जमा करना जरूरी होता है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो वो अपने मवेशियों के लिए चारा कहीं से नहीं ला सकते। इसलिए ये कश्मीर की रिवायत है कि विंटर के लिए ऐसी चीजों को डंप किया जाता है, चाहे वो लकड़ी हो या घास हो, वो ऐसी चीजें मकान के ऊपर रखी जाती है। लेकिन बेहतर यही रहता है कि मकान से दूर इन चीजों को जखीरा किया जाए, ताकि किसी तरह के या इस तरह के जो हादसा पेश आते हैं उनसे बचा जा सके। ये लोगों पे जिम्मेदारी आयद होती है, माना कि उनको चौपाइयों के लिए घास फूस जमा करना होता है या फायरवुड जमा करना होता है, लेकिन बेहतर यही रहता है कि उसको मकान के किसी अलग हिस्से में रखा जाए, ताकि इस तरह की वारदात पेश दोबारा ना आ सके। सईद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे सईद, जो कि तफसीलात दे रहे थे। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबर गुरेज से है। गुरेज के बख्तूर इलाके में फौज की जानिब से वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के हवाले से खास तकरीब का गया। इस तकरीब में इलाके के स्कूली तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फौज के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। फौज के ओहदेदारों ने स्कूली तलबा को कंप्यूटर के हवाले से यहाँ जानकारी दी। तलबा ने भी खुशी का इजहार करते हुए इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्किद करने की फौज से अपील की। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पर बुलाते हैं। आज हमने यहाँ पर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया। इससे हमारी एजुकेशन में इजाफा होता है। हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर कंप्यूटर सिखाते हैं। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया। बडगाम के लोग कई बरसों से इलाके में अस्पताल बनने का सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए अपनी आराजी भी अतिया करी थी, लेकिन ज़िला अस्पताल की तामीर आज तक नहीं हो पाई है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना है। पेश है ये खास रिपोर्ट। रेशीपुरा बडगाम में लोगों ने 73 कनाल अराजी इसलिए वक्फ की थी कि यहाँ नया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया जाए। इंतजाम हालांकि जमीन को अपनी तहवील में भी लिया और इस अराजी से हजारों पेड़ काट दिए गए। अब कई बरस गुजर गए मगर अस्पताल का कोई नामो निशान ही नहीं। इस अराजी पर अब आवारा कुत्ते रहते हैं और लोगों के घरों से निकलने वाली गंदगी का अंबार है। लोगों का कहना है कि बडगाम को हमेशा नजरअंदाज किया गया है और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा ज़मीन 73 कनाल्स का ये लैंड है यहाँ पे। उस टाइम 2020 में कोविड के जो रिस्पांस की वजह से डीसी साहब ने 3000 से ज़्यादा जो पेड़ काटे थे, हमने वो जो यहाँ पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं हमने इसलिए अलाउ किया था ताकि यहाँ जो रेजिडेंट्स है आसपास या दूर के बेचारे उनको थोड़ा मदद आ जाए। तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल लैंड पूरा खाली पड़ा है। म्यूनसिपल वेस्ट यहाँ पे डंप किया जाता है, उसको जलाया जाता है जो कि इलीगल है। बडगाम की ये अलमिया है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना उसके लिए स्पेस है, न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। वो एक डिस्पेंसरी से बदतर है। अगर आप वहाँ की हालत देखेंगे, वहाँ पे आपको वो रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। वहाँ पर क्योंकि डॉक्टरों को हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है वहाँ पे। वो बेचारा भी क्या वो कहाँ जाएंगे। अगर आप देखोगे बडगाम एक सेंटर है, हमारा रेलवे स्टेशन का जो हब है ये साउथ को, अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाता ये साउथ को भी कैटर करता, नॉर्थ को भी कैटर करता। इवन हमारा जो अभी ये रिंग रोड बाईपास जा रहा है वो भी यहीं से जा रहा है सर। अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाता तो एटलीस्ट SMHS का बर्डन, स्कीम्स का बर्डन वो ख़त्म हो जाता। अभी तक अब इस इंतज़ार में है कि हमारी ये मुश्किलात कब हल की जाएगी। ये जमीन ऐसी जगह है जहाँ पर कश्मीर रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है।
यानी अगर यहाँ अस्पताल बनेगा तो वो पूरी वादी के लोगों के लिए सहूलत बख्श होगा। लोगों का कहना है कि पुराने अस्पताल में सहूलत का फुकदान है। लोगों का कहना है कि इनका इंतजार खत्म ही नहीं होता क्योंकि इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं देता। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मह फैसिलिटी कहें कि ये गोडनुक सवाल हॉस्पिटल जरूरत सह जमीन त्रोमुत रेशपोरिस अंदर तो यहान अस 4 वरी तथ वुनिक ताम प्रारान वुनिक ताम सह गसान तत कहें फैसिलिटी गस सह कहें तो बेमो ऑलरेडी ये चुनमुत जमीन हॉस्पिटल खतर सह तमिश कत वथान कह ये मशीन कह मतलब आराम गुस लूकन वातन सह आराम वातान कह सुबह ये आमद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रील कर ये अवेलेबल फैसिलिटीज़ कहें तो सुबह पे लाइन मज नफर कहें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहें अस बाथरूम यून कि हॉस्पिटल बाथरूम तमाम लोग पे सफ़र कर अंदर वार्ड मज आन तो इन्फेक्शन सारे ये फालान तम कम फैसिलिटी कहीं मिलम ये। वादा है कि इंतजामिया ने बडगाम के लिए पहले 300 बेड के अस्पताल की मंजूरी दी थी, मगर कुछ वक्त के बाद इसे घटाकर 125 कर दिया गया, मगर ये 125 बेड का अस्पताल भी अब नहीं बन रहा है। लोगों का इल्जाम है कि इनकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती। बडगाम के लोग लगातार इस इंतजार में हैं कब उनके इलाके में नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा जिसमें सहूलत होगी, जिससे जो यहाँ के मरीज़ है उनको फ़ायदा होगा। अब उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद इंतज़ामिया हरकत में आएगी, लोगों की जो मांग है पूरी होगी और लोगों को नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, श्रीनगर में सर्दी और कोहरे के ताल्लुक से कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो बेहद अहम खबर श्रीनगर में मौसम के ताल्लुक से, जहां सर्दी और कोहरा घना हो गया है, घने कोहरे की वजह से यहां विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो श्रीनगर में मौसम का क्या हाल? आजकल फॉग बहुत है, क्या मुश्किलात? बहुत तेज चल रहा है, बहुत अभी आया बाइक पे, बहुत ठंड लग रही है, ग्लोव्स पहन के, हेलमेट है, टोपी है। फॉग की वजह से कोई मुश्किल ये जो विजिबिलिटी में चलने में मुश्किल होता है। हाँ, आगे से दिखाई नहीं दे रहा है क्या चल रहा है, आगे से गाड़ी कहाँ से आ रही है, लाइट चल के चल रहा था ना। अच्छा, थैंक यू। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से वहाँ पर जो आम लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ख़ासतौर पर क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, ऑफिस जाने वाले या फिर जो दूसरे लोग हैं उनको क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसके ताल्लुक से सीधे हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शबीर मीर। शबीर, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कितना घना कोहरा है, सर्दी बढ़ गई है और आम लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी हिना, आपको नज़ारा दिखाते हैं डल झील का किनारा और देखिए आपको सामने 5 फीट 10 फीट के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। गाड़ियां जो हैं उनको लाइट्स ऑन करके चलना होगा, तभी उनको कुछ नज़र आएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे अभी स्कूली बच्चे भी जाते हैं स्कूल, कुछ गाड़ियाँ आपको सामने दिखेंगी और यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं उनको सुबह से ही बहुत तकलीफ हो रही है। ये देखिए आपको दिखेंगी कि किस तरह गाड़ियाँ लाइट जला के दिन में उनको तभी आप बिल्कुल सामने 10 से 15 फीट के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये ढल का इलाका है क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडी सामने है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि पानी यहाँ से जो भाप आता है वो ज्यादा आएगा, लेकिन बाकी इलाकों में भी तकरीबन यही हाल है। 10 फीट के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा और जो ड्राइवर हजरात हैं उनको काफी मुश्किल पेश आ रही है गाड़ियाँ चलाने में क्योंकि कोहरा इतना घना है। जहाँ तक दर्जे हरारत का ताल्लुक है तो जाहिर सी बात है कि ये नुक्ते इंजुमात जिसको हम फ्रीजिंग टेम्परेचर वो चल रहा है पिछले कई दिनों से। यहाँ पे कुछ हजरात यहाँ पे मौजूद हैं जो मकामी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह की मुश्किल है। आपसे बात करना चाहेंगे, मुझे बताइए गाड़ियाँ चलाने में कितना मुश्किल है क्योंकि फॉग बहुत है? बेहद मुश्किल है मेरे भाई, इस वक्त गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जो फॉग है ये आज मैं पहली बार लाइफ में देख रहा हूँ। ऐसा फॉग, ऐसा फॉग मैंने कभी नहीं देखा जितना आज देख रहा हूँ। और ऊपर से देखिए हमारे बच्चे वो कैसे जाएंगे सुबह, मैं भी वो भी सोच रहा था कि कैसे जाएंगे। बच्चे ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते और 5 क्लास के बाद बच्चे नहीं जा सकते।
बिल्कुल शब्बीर, तो यहाँ आपका और आपके साथ जो मौजूद रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार वहाँ के मौसम पर नज़र बनी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखिए शब्बीर, आप अपना वहाँ पर। तो खबरों में एक और बेहद अहम खबर आपको दे दें, कश्मीर से ये बड़ी खबर, SIA के कई मुकामात पर छापेमारी की गई है। कुपवाड़ा जिले में 7 मुकामात पर ये छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की ये अहम खबर आपको दे दें, SIA की कई मुकामात पर छापेमारी जारी है। कुपवाड़ा जिले के 7 मुकामात पर अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक ये छापेमारी की जा रही है। लगातार इस अहम खबर पर, इससे जुड़ी तमाम तर तफसीलात पर हमारी नजर बनी रहेगी।